हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग मिल चुके हैं, जिसमें पावर सिस्टम में मैंने आप लोगों को फिज़िक्स वाला के नोट से सारा कुछ समझाया है। इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें कंप्लीट हुआ है, हालांकि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 अभी बचा हुआ है। उसी प्रकार से उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी जूनियर इंजीनियर्स एग्ज़ाम के सब्जेक्ट हैं, मैं सबकी तैयारी क्वालिटी कंटेंट के साथ कराऊंगा। अब क्वालिटी कंटेंट किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, या फिर मेरा खुद का, या फिर किसी पब्लिश्ड बुक का हो सकता है, जिस पे आप सब बिलीव कर सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ देयर इज सम इशू प्लीज़ राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला लेक्चर देखने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी आरआरबी जेई का नोटिस रिलीज़ हो चुका है। और आरआरबी जेई में फिज़िक्स का ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि उसमें साइंस जो है वो जनरली 30 नंबर का आता है। और पहला आरआरबी जेई का सीवीटी पहला जो है, यानी सीवीटी 1, वो मेनली नॉन टेक्निकल ही रहता है। हालांकि आप लोग को अभी से ही टेक्निकल पढ़ते जाना है, इसीलिए हम टेक्निकल को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं फिज़िक्स का पहला लेक्चर। फिज़िक्स का पहला लेक्चर में सबसे पहले जानते हैं यूनिट क्या होता है। हालांकि बहुत से बच्चे जो यूनिट को पहले से जानते होंगे, क्योंकि ये 10th क्लास में भी पढ़ाया गया है, साथ ही साथ पॉलीटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये पढ़ाया जाता है। यूनिट चोजन स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट बोलते हैं। कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड या जो कि यूनिवर्सली चूजन हो, यानी यूनिवर्स यानी अर्थ में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी, चाहे सिर्फ नेशनल नहीं, जितने भी दूसरे कंट्री जैसे अमेरिका, वाइगर, या बाकी दूसरे देश, वेनेजुएला, इन सब में जो एक ऐसा स्टैंडर्ड को चूज़ किया हुआ जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर सके, उसी को यूनिट बोलते हैं। अब जैसे सिर्फ इंडिया का बात करें तो फुट या हाथ से हम लोग नाप लेते हैं, पर सिर्फ हाथ से नाप लेना या फिर पैर से नाप लेना, ये तो सही तरीका नहीं हुआ नापने का। इससे तो पूरी इंडिया में ही हम ज़्यादातर नाप सकते हैं, या फिर किसी छोटे शहर या किसी राज्य, उससे ज़्यादा हम इस तरीके से नहीं नाप सकते। क्योंकि अगर अब बाहर गए फॉरेन में बेचे या इंडिया का कोई सामान, उस तरीके से फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। इसलिए पूरे वर्ल्ड के लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उन लोगों ने किसी स्टैंडर्ड को चूज़ किया, और फिर उस स्टैंडर्ड की मदद से फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया, और उसी का नाम दिया गया यूनिट। इसलिए यहाँ लिखा है चोजन स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट का सबसे बड़ा खासियत होता है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिफाइंड ही नहीं रहेगा अच्छे से, तो फिर उसका यूज़ कैसे हम लोग कर पाएंगे। दूसरा खासियत उसका होता है वो इजी टू रिप्रोड्यूस होना चाहिए, अर्थात वो किसी भी यूनिट दूसरे यूनिट्स में आसानी से परिवर्तित किया जाना चाहिए। इजी टू कंपेयर होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, अर्थात दूसरे देश में भी इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से लेके गए 1 लेंथ और दूसरे देश वाला बोल रहा है नहीं, उसके यूनिट के हिसाब से 1 लेंथ तो बहुत कम हुआ और हम लोग को कम पैसा दे। इसलिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशंस भी होना चाहिए। यूनिट्स जो होता है वो मेनली दो तरह का होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वैसा यूनिट होता है जो बेस यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट इज ऑल्सो नोन एज बेस यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स के बिना डिराइव्ड यूनिट नहीं बन सकता। फंडामेंटल यूनिट जनरली 7 होता है। इन सब से ही डिराइव करके, यानी इन सब की मदद से ही डिराइव्ड यूनिट बनता है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम जनरली 4 तरह का है, CGS, MKS, FPS और SI यूनिट। CGS अर्थात सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, MKS अर्थात मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, FPS अर्थात फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, और SI अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जनरली SI सिस्टम में हम लोग सारी यूनिट्स को देखते हैं। जो बेस 7 यूनिट्स है, अर्थात जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, वो है लेंथ, मास, टाइम,
करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में होंगे वो लुमिनस इंटेंसिटी से को नहीं जानते होंगे या उनसे अवगत नहीं होंगे। हालांकि जो डिप्लोमा पास आउट है या फिर जो इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं वो जानते हैं लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है और उसका ऐसा यूनिट कैंडेला होता है। टेम्परेचर का सभी कोई जानते हैं कि टेम्परेचर को यूजुअली डिग्री सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, हालांकि इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल होता है, ये सब कोई क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, टाइम सेकेंड, मास किलोग्राम, लेंथ का मीटर। ये जितना भी सी जी एस, एम के एस और एफ पी एस सिस्टम भी दिया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें जो लेंथ है वो c को डिनोट कर रहा है, मास g को, टाइम s को, इसलिए c हुआ सेंटीग्राम, g हुआ ग्राम और s हुआ सेकंड। एम के एस में भी m हुआ मीटर, k हुआ किलोग्राम और s हुआ सेकंड। एफ पी एस में लेंथ फुट की तरह पहले नापा जाता था और मास पाउंड से नापा जाता था और टाइम सेकंड से। अब आगे देखते हैं। जनरली दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होता है फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा। ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल को तो सबको पता है, मैथ्स में सब पढ़ भी चुके हैं कि रेडियन में नापा जाता है। हालांकि जो सॉलिड एंगल होता है उसको स्टेरेडियन में नापा जाता है। कुछ डिराइव्ड यूनिट्स का एग्जांपल दे दे। ये फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाते हैं या फिर फंडामेंटल यूनिट की मदद से लिखे जाते हैं। कुछ डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जांपल में आते हैं फोर्स, वर्क या जितने भी बाकी चीज़ होते हैं, एनर्जी। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क यानी जूल, 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है और 1 जूल में 10⁷ अर्थ। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये कभी कभार साइंस में आरआरबी जेई में पूछा गया है, लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस, लाइट ईयर किस चीज़ को नापने के लिए है, तो लाइट ईयर सबसे पहले तो डिस्टेंस को नापता है। लाइट ईयर मेनली होता क्या है, इसमें बहुत सबको कन्फ्यूज़न होता है। लाइट ईयर एक ऐसा यूनिट है जो कि डिस्टेंस को नापता है। एक साल में कितना दूरी लाइट ट्रैवल करता है वो एक्चुअली ये होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, क्योंकि लाइट जो होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है, तो वो एक साल में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर चल लेता है और इसी को टर्म्ड किया गया है 1 लाइट ईयर से। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। वहीं 1 पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर होता है। अब 3.26 को आप लाइट ईयर से मल्टीप्लाई करें, अर्थात 9.46 इंटू 10⁻15 से, तो आपका खुद ब खुद आंसर आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। हालांकि इन सबको याद कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। 1 नॉटिकल माइल या सी माइल जो होता है वो 6020 फीट होता है। 1 माइक्रोन ये सबको पता है 10⁻⁻6 मीटर होता है और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो जनरली लाइट के वेवलेंथ को नापने के लिए यूज किया जाता है। 1 क्विंटल में 100 kg होता है, 1 मैट्रिक टन में 1000 kg होता है और एटॉमिक मास यूनिट जो आप सब क्लास 9th में पढ़े थे उसको डाल्टन भी बोलते हैं और वो 1.66 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल होता है। एक स्लग में 14.59 kg होता है, एक पाउंड में 0.4537 kg होता है और एक चंद्रशेखर लिमिट में 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन होता है, दैट इज 2.8 इंटू 10⁻30 kg। 1 सोलर डे में 86400 सेकेंड होता है। हालांकि 1 सोलर डे में कितना सेकेंड होता है ये किसी को याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबको लगभग याद रहता है। एक दिन में 24 घंटा होता है। अगर नहीं भी याद रहता है तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक दिन में 24 घंटा होता है। एक सेकेंड, सिस्टम थोड़ा स्लो है, सो प्लीज़ वेट। हाँ, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो एक दिन में कितना मिनट हुआ, 24 इंटू 60। और एक दिन में कितना सेकेंड हुआ, तो 24 इंटू 3600। जब आप 24 इंटू 3600 करेंगे तो वो खुद 86400 आएगा।
इसलिए 1 सोलर डे में कितना सेकंड होता है ये किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये लगभग सबको याद रहता है। एक साल में कितना दिन होता है ये भी सबको याद रहता है, 365 एंड 1/2 सोलर डे दैट इज 6 आवर्स होता है। और इसी के कारण तो लीप ईयर बनता है। 6 हर 4 साल में 24 घंटा एक्स्ट्रा हुआ, डेट इज एडेड ऐसे 1 डे इन फेब्रुवरी मंथ। इसलिए लीप ईयर में 29 डेज होता है फेब्रुवरी मंथ में। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? ये एक ऐसा ईयर होता है जिसमें टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। लीप ईयर क्या होता है? ये एक ऐसा साल होता है जिसमें फरवरी के महीने में 29 डेज होता है। और अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया कि फरवरी के मंथ में 29 डेज कैसे होता है, एक दिन बढ़ कैसे जाता है। अब आप लोग को याद करना है प्रीफिक्सेस जो कि मेट्रिक सिस्टम में यूज होता है। इसको याद कैसे करें? बहुतों को तो याद होगा इसका आधा, जैसे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये तो सबको याद रहता है। हालांकि अब आप लोगों को थोड़ा इसको बढ़ा के याद करना होगा, क्योंकि बाद में आप लोगों को नहीं तो फिर दिक्कत होगा। आप लोग इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं 10 बार बोल करके, योक्टो जेप्टो एट्टो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीजा तेरा पेटा एक्सा जेटा योटा। हालांकि आप लोग को पता है योक्टो और योटा जो है एक दूसरे के बस अपोजिट है। ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है और ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है। 10⁻⁻24 एंड 10⁻24, बिल्कुल जेप्टो और जेटा की तरह, एट्टो और एक्सा की तरह, फेम्टो और पेटा की तरह, पीको और टेरा की तरह, नैनो और गीगा की तरह, माइक्रो और मेगा की तरह, मिली और किलो की तरह, सेंटी और हेक्टो की तरह, डेसी और डेका की तरह। अब आते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट यानी मोशन में। मोशन क्या होता है ये तो ऑलमोस्ट को पता होगा। मोशन, any object is said to be in motion if it is changing its position with respect to time। अगर कोई भी बॉडी समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है तो उस बॉडी को मोशन में बोलते हैं। अब मोशन में सबसे पहला चीज जो जानने वाला है वो है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? तो ये चीज़ आप सब भी क्लास 9 में भी पढ़े हुए हैं। स्केलर क्वांटिटी जस्ट वो फिजिकल क्वांटिटीज होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नेसेसरी होता है, कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा, या डिस्टेंस एक्सेट्रा। ठीक है, इस सब में आप देख सकते हैं मास के लिए कभी भी डायरेक्शन देखना जरूरी नहीं है। वजन आप यहाँ नापिए, वहाँ नापिए, कहीं भी नापिए। स्पीड के लिए भी डायरेक्शन देखना जरूरी नहीं है, वॉल्यूम के लिए भी नहीं है, वर्क के लिए भी नहीं है, टाइम के लिए भी नहीं है, पावर के लिए भी नहीं है, एनर्जी के लिए भी नहीं है, डिस्टेंस के लिए भी नहीं है। क्योंकि डिस्टेंस भी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है, यानी एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड होता है। वहीं अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन नेसेसरी है, क्योंकि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर ए बॉडी और ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एंड टू द प्लेस वेयर इट स्टॉप्ड। इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देखना होता है, साथ ही साथ जो ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो भी करता है। अब ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है? जो डिप्लोमा पास आउट है उनको तो पता होगा, और जो डिप्लोमा फर्स्ट सेकेंड ईयर में होंगे वो ज़रूर से पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ ट्रायंगुलर लॉ को नहीं बताऊँगा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि वेक्टर क्वांटिटी में ना सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ वो ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो भी करना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रिक करंट तो ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो ही नहीं करता। उसी प्रकार का कुछ क्वांटिटीज है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस। इन सब को टेंसर क्वांटिटीज भी बोलते हैं। इसको भी याद रखने लायक चीज़ है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंसर क्वांटिटीज। तो वैसे केसेस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रेशर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्ट्रेस पे टिक लगाना होगा। या फिर अगर ये सारे दिए हुए हैं
तो ऑल ऑफ द एबव पे। देखिए डिस्टेंस का जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था वही यहाँ दिया हुआ है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। अब क्योंकि ये लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है तो इसमें डायरेक्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी है, इसलिए वो जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस पोजीशन पे कोई बॉडी चलना शुरू किया, ये ज़रूरी तो नहीं कि वो कहीं से भी घूम करके वहाँ ना आए। इसलिए अगर कोई बॉडी मान लीजिए जो उसका स्टार्ट पोजीशन ए है, वहाँ से चलना चालू किया और कहीं भी गया, वहाँ से वो घूम घाम के उसी पोजीशन पे आके रुका, तो डिस्प्लेसमेंट वैसे केसेस में जीरो हो जाता है। आगे गया तो पॉजिटिव, पीछे गया तो नेगेटिव। स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है? स्पीड के बारे में तो सब जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसलिए स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कुछ नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड, इसलिए वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसलिए एक्सेलरेशन को हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम से भी डिनोट कर सकते हैं। अब वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर होता है, टाइम का वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम का सेकेंड, इसलिए मीटर बाय सेकेंड इंटू 1/सेकेंड ये बन जाता है फाइनली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। अगर वेलोसिटी समय के साथ घटता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं या तो डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जब वेलोसिटी जो है वो समय के साथ बढ़ता है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही में रखते हैं। कैसा लगा आप लोगों को मेरा क्लास? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से मैं बाकी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस लाते रहूँगा विथ क्वालिटी कंटेंट। अब चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो या कहीं और का, फ़िलहाल तो टेक्निकल मैं फ़िजिक्स वाला या खुद से प्रिपेयर किया हुआ ही लाऊंगा। हालांकि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द इसको पढ़ें और कंप्लीट करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, ठीक है। थैंक यू।